आज का वीडियो एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स का सेकेंड पार्ट है और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। वैसे तो ये मेथड्स के बारे में हम लोगों ने देखा था कि 4 मेथड्स होते हैं, तो आज चारों मेथड्स का हम लोग क्या देखेंगे, प्रोसीजर देखेंगे। क्या प्रोसीजर होता है, किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो सारे मेथड से रिलेटेड। ठीक है, और लास्ट में जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखना है हम लोगों को विच ऑफ द मेथड एंड व्हेन टू बी यूज्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स में हम लोगों ने 4 मेथड्स के बारे में मैंने आपको बताया था, तो उसको हम लोग देखेंगे कि कौन सा मेथड कब यूज होता है। आ रही है बात समझ में? तो ये हम लोग आज देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। जो पहला मेथड था वो आप लोगों को याद होगा। जो फर्स्ट मेथड था वो था हमारा कंपैरिजन ऑफ ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मेथड फ्रीक्वेंसी मेथड। अब इस मेथड में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो मेथड होता है इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोबेबिलिटी थ्योरी मेथड। बिकॉज क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन probability मेथड, प्रोबेबिलिटी थ्योरी। राइट, पहला पॉइंट ये उस दिन हम लोगों ने देखा था कि ये जो कंपैरिजन ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मेथड होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी थ्योरी मेथड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। अब प्रोबेबिलिटी थ्योरी के ऊपर डिपेंड करता है तो सबसे पहले हम लोग को यह देखना होगा कि ये प्रोबेबिलिटी किस तरीके से प्रोबेबिलिटी थ्योरी के ऊपर बेस करता है। प्रोबेबिलिटी और एट्रीब्यूट्स ऑफ इवेंट्स। अब आ रही समझ में? प्रोबेबिलिटी और एट्रीब्यूट्स ऑफ इवेंट्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो ये आपका हो गया प्रोबेबिलिटी और एट्रीब्यूट्स ऑफ इवेंट। नेक्स्ट जो हमारा होता है वो होता है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको ध्यान से देखेंगे और साथ में आप कॉपी में नोट भी करते चलेंगे, क्योंकि इसी के बेस पे आपका प्रॉब्लम्स भी बनेगा। क्लियर है? ये इसलिए ये प्रोसीजर समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला ये हुआ कि कंपैरिजन जो होता है वो क्या होता है, ऑब्जर्व्ड एक्सपेक्टेड। देखिए, ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मेथड बोलते हैं इसको हम लोग, और क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी थ्योरी मेथड ही बोलते हैं। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो प्रोबेबिलिटी और एट्रीब्यूट्स ऑफ इवेंट्स, राइट, इज इक्वल्स टू सेम जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, जो फेवरेबल इवेंट्स होते हैं और जो टोटल इवेंट्स होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट था हमारा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो प्रोबेबिलिटी इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब मैं इसको आपको समझाता हूं। सपोज
एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी, दो एट्रीब्यूट्स हम लोग लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एट्रीब्यूट एंड सेकेंड एट्रीब्यूट, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए अपॉन एन, सेम एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा बी अपॉन एन। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग कंबाइंड प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, क्योंकि एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स में आपको मालूम है टू और मोर देन टू जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके बीच में हमको क्या देखना होता है, रिलेशन देखना होता है, जिसको हम लोग एसोसिएशन बोलते हैं, राइट, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, कंबाइंड एसोसिएशन, कंबाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक आपने अलग से डिफाइन किया है, ए अपॉन एन इंटू बी अपॉन एन, क्लियर। अब उसके बाद हमेशा आपको ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड दोनों का वैल्यूएशन करना होगा, क्लियर। तो ये मैं लिख रहा हूं, एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एंड बी इन कंबाइंड इज इक्वल टू हो जाएगा ए अपॉन एन इंटू बी अपॉन एन इंटू एन, क्योंकि ये देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, क्लियर। देखिए मैं ताकि ये समझाते जा रहा हूं आपको कि ये समझ में आए कि ये फॉर्मूला मैंने लिख तो दिया, मगर आपको थ्रू एग्जाम्पल आपको मैं समझाते जा रहा हूं। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो हम लोग ए के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किए, तो फेवरेबल है और डिवाइडेड बाय टोटल से एन, क्लियर। वैसे बी के लिए कैलकुलेट किए, बी के लिए कंबाइंड प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लिया आपने। अब उसके बाद एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जब आप कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला होता है, जो भी प्रोबेबिलिटी है उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये दो प्रोबेबिलिटी आपने निकाला था, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। तो आपका क्या हो जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाय एन, क्योंकि ये एन और ये एन तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ एक एन बचेगा। तो ये जो हुआ, ये आपका क्या हुआ, एक्सपेक्टेड हुआ, और जो एक्चुअल होता है वो होता है ए एंड बी। अरे बात समझ में, क्योंकि आपको ये बता दिया कि ये एक्सपेक्टेड हो गया और ऑब्जर्व्ड हो गया, क्लियर। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। ये जो पहला पार्ट था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो होगा हमारा प्रोसीजर, क्लियर। और मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है प्रोसीजर। चलिए, प्रोसीजर में क्या होगा, कंपैरिजन, जो मेथड का नाम था, कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन, ये दोनों के बीच में क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है, क्लियर। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो प्रोसीजर, उसमें 3 रूल्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट रूल हमारा होता है एक्चुअल ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन। तो ये भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है ए और बी के लिए, जिसमें 2 एट्रीब्यूट्स हमने लिया है। तो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ए इंटू बी हो जाएगा, एक्सपेक्टेड क्या हो जाएगा, अभी हम लोगों ने लिखा है ए इंटू बी अपॉन एन। अगर ये दोनों एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, अभी मैंने सिखाया आप लोगों को किस तरीके से निकालना है, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन क्या होता है, इक्वल हो जाता है। तो ये कौन सा एसोसिएशन होगा, ये आपका होगा इंडिपेंडेंस। ये सारी चीजें हम लोग फर्स्ट वीडियो में देख लिए हैं, इंडिपेंडेंस एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे। दोनों एट्रीब्यूट्स क्या था,
इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स था। ये फर्स्ट रूल हो गया। सेकेंड रूल इसमें होता है एक्चुअल ऑब्जर्वेशन इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन। ठीक, तो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन क्या है और एक्सपेक्टेड क्या है, ए बी अपॉन एन। अगर ये कंडीशन को फुलफिल करता है, सेकंड रूल को अगर वो फुलफिल करता है, तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एसोसिएशन, राइट। जो रिजल्ट होगा वो हो जाएगा पॉजिटिव एसोसिएशन, या पूरा आप बोल सकते हो एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स हो जाएगा। क्लियर। थर्ड जो रूल होता है वो होता है अगेन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन is less than expected observation। फॉर्मूला लिख लीजिए, ए बी इज लेस देन ए इंटू बी अपॉन एन। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव एसोसिएशन हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका नेगेटिव एसोसिएशन। क्लियर। अब इसको पूरा डिटेल में समझने के लिए, जैसे हमने दो एट्रीब्यूट्स एज्यूम किया ए और बी, तो क्या सिर्फ ए और बी ही हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। एट्रीब्यूट्स दो ही रहेंगे, मगर हमेशा याद रखेंगे जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उसके अपोजिट इफेक्ट भी होते हैं। चलिए अब ये पूरी डिटेल को समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या देखना होगा, 9 वैल्यू टेबल देखना होगा। तो अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि 9 वैल्यू टेबल क्या होता है और वो किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है और क्यों प्रिपेयर किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं 9 वैल्यू टेबल, राइट। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूं, उसके बाद मैं इसको समझाता हूं डिटेल में। तो 9 वैल्यू टेबल के लिए ये इस तरीके से 9 बॉक्सेस बनेंगे। एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। जितने भी मेथड्स हैं सब में इसका यूज होगा। ये हो गया ए, ये हो गया अल्फा, ये हो गया एन, ये हो गया बी, ये हो गया बीटा। क्लियर। अभी सिर्फ ये देख लीजिए कि किस तरीके से प्रिपेयर होता है, उसके बाद मैं समझाता हूं कि इसको बनाते कैसे हैं, क्या होता है, अल्फा क्या है, ए क्या है, बी क्या है। ए और बी तो चलिए आप लोगों को समझ में आ चुका है कि दो एट्रीब्यूट्स हैं, राइट। अब ये वाले बॉक्स में वैल्यू कैसे आएगी, तो ये वाला बॉक्स किससे बिलोंग करता है, देखिए ये बी और ए से बिलोंग करता है, तो ये ए और बी का मल्टीपल वैल्यू हो जाएगा। क्लियर। अब ये बॉक्स देखेंगे तो ये अल्फा से बिलोंग करता है, और इधर से देखेंगे तो बी से बिलोंग करता है, तो ये हो जाएगा बी अल्फा। आ रही बात समझ में। ये बॉक्स देखिए ए से बिलोंग करता है और बीटा से बिलोंग करता है, तो ये हो जाएगा ए बीटा, ये हो जाएगा अल्फा बीटा, क्योंकि अल्फा से बिलोंग करता है, बीटा से बिलोंग करता है। ये जो पोर्शन होता है ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल, और ये जो होता है ये हो जाता है वर्टिकल। ठीक। तो अब सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये टेबल तो बन गया, अब ये 9 वैल्यू टेबल का यूज क्या है। क्लियर। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसका यूज क्या है। तो इसका यूज जो होता है, इट इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग unknown class frequencies, राइट। अननोन क्लास फ्रीक्वेंसीज को डिटरमाइन करने के लिए 9 वैल्यू टेबल का यूज किया जाता है। तो अब ये अननोन क्लास फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर मैं मान के चलिए सबसे पहले हॉरिजॉन्टल वर्ड के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हो जाएगा, फिर देखिए ए बी प्लस बी अल्फा इज इक्वल्स टू होगा कैपिटल बी। क्लियर। अभी मैंने बताया 9 वैल्यू टेबल हम लोग यूज कब करते हैं, किस चीज को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं, तो अननोन क्लास फ्रीक्वेंसीज को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं। तो ये टेबल में अननोन कैसे होगा, तो उसका इक्वेशन हमको मालूम होना चाहिए, कौन किसके सम में हो आता है। आ रही है बात समझ में। तो ये मैं आपको बता रहा हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल इन फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल, राइट। तो ये पहला हो गया। सेकेंड में हम लोग देखते हैं ए बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ये बीटा।
क्लियर, सेम वैसे ही हो जाएगा, ए प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू एन। अगर इसमें कोई भी, अगर ये आपको इक्वेशन अगर समझ में आ रहा है, एकदम क्लियर है, तो अगर कोई भी अननोन वैल्यू होगा तो अपने आप डिफाइन कर लेंगे। और ये सारे प्रैक्टिकल्स जब बनाएंगे तब बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे कोई भी मेथड हो, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर वर्टिकल फॉर्म में देखते हैं, वर्टिकल फॉर्म में अगर हम लोग देखते हैं तो वर्टिकल फॉर्म दैट मीन्स क्या हो जाएगा आपका, ए बी प्लस ए बीटा। आप लोग देखिए, आपको दिख रहा होगा ए बी और ए बीटा का सम कर देंगे, नाउ द रिजल्ट इज बिकम्स कैपिटल ए, राइट। सेम सेकेंड में बी अल्फा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। और लास्ट क्या होगा, बी प्लस बीटा इज इक्वल टू एन। तो ये जो मैंने बताया आपको, चाहे वो हॉरिजॉन्टल सम हो चाहे वो वर्टिकल सम हो, इसके द्वारा क्या कैलकुलेट किया जाता है, क्या फाइंड आउट किया जाता है, तो अननोन क्लास फ्रीक्वेंसीज आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक, यहां तक समझ में आया। तो अब नेक्स्ट पार्ट में आपको बताता हूं कि ये ए और अल्फा, बी और बीटा क्या होता है। चलिए ए को हम लोग एजम्पशन ले लेते हैं। सपोज, क्योंकि अभी तक मैंने आपको सिर्फ बताया कि दो एट्रीब्यूट्स हैं ए और बी, तो अब ये पहला एट्रीब्यूट्स क्या है, दूसरा एट्रीब्यूट्स क्या है और उसका अपोजिट किस तरीके से होता है। तो हम लोग एजम्पशन लेते हैं, ए को लिटरेसी, बी जस्ट सेकेंड एट्रीब्यूट्स होना चाहिए, तो वो है, हम लोग एज्यूम लेते हैं एम्प्लॉयमेंट। क्लियर। तो ए का अपोजिट क्या होगा, जस्ट अपोजिट, लिटरेसी का अपोजिट क्या होगा, इलिटरेसी, राइट, जिसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। मतलब पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ लोग, राइट, इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्लियर। सेम वैसे आपके लिए बी में एम्प्लॉयड, मतलब एम्प्लॉयड का क्या मतलब होगा, जो रोजगार है जिनके पास, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। इसका अपोजिट जिसको हम लोग बीटा बोलेंगे वो हो जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। अब आ रही बात समझ में। अब सिर्फ एट्रीब्यूट्स हमने फर्स्ट ये दो का ही निकाल के चेक किया था, ए और बी का। क्लियर। तो सिर्फ ऐसा नहीं है, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स इसका भी कैलकुलेट हो सकता है। आ रही बात समझ में, इसका भी कैलकुलेट हो सकता है और ऐसे भी कैलकुलेट हो सकता है। मतलब कितने हो सकते हैं, 1 2 3 4 पोर्शन के एट्रीब्यूट्स कैलकुलेट हो सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। अब इसका मतलब क्या है, ए बी मतलब ए क्या मतलब हो जाएगा, जो लिटरेसी है, लिटरेट पीपल आर एम्प्लॉयड। आ रही बात समझ में। तो ये हमारे लिए हो जाएगा, विद इन ब्रैकेट लिख दे रहा हूं, लिटरेसी के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट, इन दोनों के बीच में एट्रीब्यूट्स, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स डिफाइन किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट मेथड कि वो पॉजिटिव है, इंडिपेंडेंस है या नेगेटिव है। क्लियर। सेकेंड, ये अगर मान के चलिए बी अल्फा है, क्लियर, अल्फा क्या हो जाता है, इलिटरेट हो जाता है, इलिटरेसी, एंड बी क्या है, एम्प्लॉयमेंट, राइट। समझ में आ रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट में आ जाते हैं, ए बीटा, ए क्या है आपका, लिटरेसी एंड बीटा क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, इसके बीच में भी आपको एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स कैलकुलेट किया जा सकता है। लास्ट अल्फा बीटा, इलिटरेसी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इसके बीच में भी, मतलब जो मैंने सिर्फ आपको दो का बताया, ए और बी का, उस तरीके से कितने निकाले जा सकते हैं, ये 4 पॉइंट्स के निकाले जा सकते हैं, जिसको मैंने 9 वैल्यू टेबल के थ्रू आपको समझाया। आ रही है बात समझ में, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक एक छोटा छोटा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको जब प्रैक्टिकल बताया जाए तो आपको क्लियर समझ में आए। अब नेक्स्ट पॉइंट ये होता है, 9 वैल्यू टेबल हमने देख लिया, उसका यूज कैसे करते हैं, उसको क्यों यूज किया जाता है। आ रही बात समझ में। अब नेक्स्ट पॉइंट ये देखते हैं कि ये जो मेथड हम लोग पढ़े हैं, क्या ये मेथड का कोई ड्रॉबैक है।
आ रही बात समझ में? तो ड्रॉबैक से पहले हमको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखना होता है। जैसे हम लोग ए और बी दो एट्रीब्यूट्स के बारे में हम लोग देख रहे थे, तो सेम जैसे मैंने बताया ए और बी के लिए, वैसे ये पूरे के लिए भी निकाला जा सकता है। तो ए और बी इज इक्वल्स टू अगर 0 हो जाए तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है इट मीन्स बोथ attributes are disassociated। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी कि अगर उसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ये जो दोनों एट्रीब्यूट्स हैं वो डिसएसोसिएटेड होंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है ड्रॉबैक, राइट? तो इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज का ड्रॉबैक डिफाइन करने के लिए उस मेथड में अचीव क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आपको ये मालूम होना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या देखा इस मेथड में, वो मैं आपको बता रहा हूं। अंडर दिस मेथड only can define nature of direction of association, इस मेथड में हम लोग सिर्फ एसोसिएशन का जो डायरेक्शन है उसी का ही पता किया जा सकता है। अब ये डायरेक्शन का क्या मतलब हुआ? से इंडिपेंडेंस और क्या होता है? पॉजिटिव, और लास्ट में क्या होता है? नेगेटिव। ये तीन ही चीज का पता किया जा सकता है। अरे बात समझ में? सिर्फ आपको एसोसिएशन का जो डायरेक्शन पता किया जा सकता है इस मेथड का, इसके अलावा कोई चीज नहीं पता की जा सकती। और वो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। क्योंकि जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था स्टैट्स का वीडियो, तो उसमें हम लोगों ने बहुत सारा पोर्शन देखा था। तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन था कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आ रही बात समझ में? क्योंकि उसके द्वारा डिग्री ऑफ कोरिलेशन डिफाइन किया जा सकता था। इसमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन डिफाइन नहीं किया जा सकता। दैट मीन्स आप लिख सकते हैं नो इंफॉर्मेशन अबाउट डिग्री ऑफ एसोसिएशन। विद इन ब्रैकेट आप लिख सकते हैं ये हाई है या फिर लो है या मॉडरेट है या वेरी हाई है या परफेक्ट पॉजिटिव है या फिर परफेक्ट नेगेटिव है। तो ये जो होता है इसको हम लोग डिग्री ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं। क्लियर? ये कई सारी चीजें हैं जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आप लोगों को नॉलेज में होना चाहिए। चलिए अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो हमारा होता है मेथड नंबर 2। क्लियर? चलिए बताइए मेथड 2 कौन सा था? जिन लोगों ने फर्स्ट वीडियो को देख लिया है उन लोगों को याद होना चाहिए। जो सेकेंड मेथड था हमारा वो था मेथड ऑफ कंपैरिजन ऑफ प्रोपोर्शंस। क्लियर? इस मेथड को हम लोग और क्या बोलते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। तो इट इज ऑल्सो नोन एज परसेंटेज मेथड। अब ये नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि हमको क्या करना है इस मेथड में। क्लियर? फर्स्ट अंडर दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल calculate 2% on the basis of two attributes। दो एट्रीब्यूट्स के बेसिस पर आपको क्या कैलकुलेट करना रहता है? दो इंडिविजुअल परसेंटेज कैलकुलेट करने रहते हैं। दो एट्रीब्यूट्स के बेसिस पर आपको 2% कैलकुलेट करने रहते हैं और दोनों का कंपैरिजन करना होता है। दिस इज द प्रोसीजर। अंडरस्टैंड?
मैथड ऑफ कंपैरिजन ऑफ प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन के लिए आप क्या करेंगे, रेशियो में आता है वैल्यू तो उसको हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है, सिर्फ उस रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। क्लियर। तो दो परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है, किसके बेसिस पे, दो एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना होता है। चलिए तो फर्स्ट मैं लिखता हूं किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। प्रेजेंस ऑफ बी इन ए इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए इंटू, ये रेशियो हो गया और ये इंटू 100 हो गया। क्लियर। अब ये ए बी अल्फा बीटा अगर आप बोलेंगे तो 9 वैल्यू टेबल अभी मैंने समझाया है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बार बार अगर उसको मैं लिख कर दिखाऊंगा तो थोड़ा तकलीफ होगा, तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। सेकेंड जो होता है वो होता है प्रेजेंस ऑफ बी इन ए का अपोजिट क्या होता है, अल्फा, राइट। तो ये हो जाएगा बी अल्फा अपॉन अल्फा इंटू 100। ये दोनों परसेंटेज, ये मैंने अभी बताया आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट टू परसेंटेज ऑन द बेसिस ऑफ टू एट्रीब्यूट्स। दो एट्रीब्यूट्स के बेसिस में सबसे पहले हमको परसेंटेज कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पहला पार्ट जो हो जाएगा, पहला पार्ट क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए इंटू 100 इज इक्वल्स टू, राइट, बी अल्फा अपॉन अल्फा इंटू 100। अगर ये दोनों परसेंटेज क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो यहां आपका जो रिजल्ट आता है इसको आप बोल सकते हो नो एसोसिएशन, राइट। अब ये नो एसोसिएशन किसको डिनोट करता है, इंडिपेंडेंस एट्रीब्यूट्स को, इंडिपेंडेंस एट्रीब्यूट्स, मतलब दोनों एट्रीब्यूट्स जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्लियर। उसके बाद सेकेंड जो थ्योरी आती है वो आती है ए बी अपॉन ए इंटू 100 इज ग्रेटर देन, सेम फर्स्ट मेथड के समान, इसमें भी 3 रूल्स हैं। ओके, देयर आर 3 रूल्स। पहला इक्वल, सेकेंड ग्रेटर देन, बी अल्फा अपॉन अल्फा इंटू 100, राइट। अगर ये ग्रेटर देन होता है तो ये आपके लिए क्या हो जाता है, पॉजिटिव एसोसिएशन हो जाता है, पॉजिटिव एसोसिएशन, राइट। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा। जस्ट अपोजिट, ग्रेटर देन की जगह क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, ए बी अपॉन ए इंटू 100 इज लेस देन बी अल्फा इंटू अल्फा, सॉरी डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू 100। अगर ये रूल को फॉलो करता है देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव एसोसिएशन, नेगेटिव एसोसिएशन, राइट। तो क्या सिर्फ ये 2 होगा, नहीं, अभी हम लोगों ने दूसरा पोर्शन भी सीखा है थ्रू 9 वैल्यू टेबल, और वो है अपोजिट हो जाएगा। तो थर्ड को मैंने और लिख दिया है, और का मतलब या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ ए इन बी, अपोजिट हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ ए इन बी, राइट। तो ये आपका हो जाएगा ए बी अपॉन बी इंटू 100, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। क्लियर। सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा इसमें, प्रेजेंस ऑफ ए इन बीटा। क्लियर। देखिए, प्रेजेंस ऑफ बी इन ए, जस्ट इसका अपोजिट प्रेजेंस ऑफ बी इन अल्फा, सेम एज इट इज प्रेजेंस ऑफ ए इन बी और प्रेजेंस ऑफ ए इन अपोजिट ऑफ बी, से इट इज ऑल्सो नोन एज बीटा, राइट। देयरफॉर ए बीटा अपॉन बीटा इंटू 100, सेम ये दोनों का भी कंपैरिजन आपको इस मेथड से करना होगा, तो आपका इंडिपेंडेंस पता चलेगा, पॉजिटिव पता चलेगा और नेगेटिव पता चलेगा, ठीक। सिर्फ मैं लिखने के लिए आपको बता दे रहा हूं, फर्स्ट जो रूल होता है वो होता है ए बी अपॉन बी इंटू 100 इज इक्वल्स टू ए बीटा अपॉन बीटा इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंस एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। क्लियर, सीख चुके हैं हम लोग। सेकेंड पॉइंट में लिख दे रहा हूं, ए बी अपॉन बी इंटू 100 इज ग्रेटर देन ए बीटा अपॉन बीटा इंटू 100, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव एसोसिएशन ऑफ
एट्रीब्यूट, शॉर्ट में मैंने लिख दिया। और लास्ट थर्ड क्या हो जाएगा, अगर लेस देन हो जाएगा, ए बी अपॉन बी इंटू 100 इज लेस देन ए बीटा अपॉन बीटा इंटू 100। अगर ये पोजीशन होता है तो ये क्या हो जाता है, नेगेटिव एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स हो जाता है। क्लियर। अब इसमें मतलब सेकेंड मेथड में अब ये पूछते हैं कि इसका ड्रॉबैक क्या है। तो इसमें भी आपने क्या देखा कि ये जो मेथड होता है फर्स्ट मेथड से थोड़ा बेटर जरूर होता है, ये रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, उसमें सिर्फ डायरेक्शन डिफाइन हो रहा है, मगर इसमें डायरेक्शन के साथ रिजल्ट भी डिफाइन होता है। क्लियर। मगर ड्रॉबैक वही है कि इसमें भी आपको डिग्री ऑफ एसोसिएशन डिफाइन नहीं किया जा सकता। क्लियर। तो उसके लिए अब हमको क्या करना होगा, थर्ड मेथड में जाना होगा। और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड क्या होता है, यूल कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीजें जब मैं आपको बताते रहता हूं तो आप कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें और इसको नोट करें, क्योंकि इसी के थ्रू आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनना है। ऐसा नहीं कि आप ये मान लें कि आपने थ्योरी नहीं पढ़ना है और आप सोच लें कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। थर्ड जो मेथड है वो है हमारा यूल्स कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। यूल कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, ये हमारा थर्ड मेथड है। राइट। अब यूल कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन क्या दिखा दे, क्यों बेटर है कंपेयर बिटवीन फर्स्ट टू मेथड से, प्रोबेबिलिटी मेथड और परसेंटेज मेथड, इसको शॉर्ट में मैं बोल रहा हूं ना। क्लियर। क्यों मेथड है तो आप ये बता सकते हैं, अंडर दिस मैथड बोथ मतलब कौन कौन सा इंपॉर्टेंट ये है, नेचर ऑफ डायरेक्शन ऑफ एसोसिएशन एंड दूसरा क्या, डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैन बी डिफाइंड। इस मेथड का खासियत है कि इसमें डायरेक्शन ऑफ एसोसिएशन के साथ साथ आपका डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी डिफाइन किया जाता है। इसलिए ये जो मेथड है वो लास्ट दोनों मेथड से, फर्स्ट जिसको हम लोग प्रोबेबिलिटी मेथड बोलते हैं, सेकंड, अब ऐसा नहीं, देखिए मैं शॉर्टकट बोल रहा हूं, प्रोबेबिलिटी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, तो हम लोग उस मेथड का नाम है कंपैरिजन ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मेथड। सेकेंड में जिसको हम लोग परसेंटेज मेथड बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ कंपैरिजन ऑफ प्रोपोर्शन। राइट। ये दोनों मेथड से ये मेथड ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी एसोसिएशन का पता चल जाता है और साथ में एसोसिएशन की डिग्री भी पता चल जाती है। क्लियर। अब इंपॉर्टेंट ये होता है कि ये मेथड का फॉर्मूला क्या होता है। फिर से आपको देखिए मैं 9 वैल्यू टेबल यहां बना रहा हूं जल्दी से, ताकि आप भी बनाएं, आपको याद हो जाए, ताकि फॉर्मूला इजी आप समझ पाओ। फॉर्मूला याद करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। एक चीज आपको 9 वैल्यू टेबल हर में बनाना है। एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स के जितने क्वेश्चंस आने वाले हैं सब में आपको 9 वैल्यू टेबल बनाना है। अब आप उसी को सीख लो, उसके द्वारा फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। क्लियर। चलिए ये 9 टेबल्स हो गए, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका अल्फा, ये हो गया एन, ये हो गया ए बी, ये हो गया बी अल्फा, ये हो गया बी, ये हो गया बीटा, ये हो गया ए बीटा और ये हो गया अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला लिख दे रहा हूं मैं, फॉर्मूला QAB, दैट मीन्स यूल कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन को किससे डिनोट करते हैं, QAB से डिनोट किया जाता है। क्लियर। ए और बी क्या है, एट्रीब्यूट्स, 2 एट्रीब्यूट्स। राइट। अब देखिए फॉर्मूला कैसे लिखना है, ये पार्ट का इससे मल्टीप्लाई करना है। क्लियर। तो ये आपका हो जाएगा ए बी इंटू अल्फा बीटा, फिर माइनस साइन लगाएंगे, इस पार्ट का क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा इसके साथ, जैसे डायगोनल्स होते हैं ना, सेम वैसे ही। तो आपका क्या हो जाएगा, बी अल्फा इंटू ए बीटा।
राइट, समझ गए। फर्स्ट मेन डायगोनल, उसके बाद सब डायगोनल, डिवाइड का साइन लगाएंगे, सेम ये पूरा एज इट इज नोट कर देंगे, ए बी, राइट, अल्फा बीटा, यहां जहां माइनस साइन है सिर्फ वहां प्लस साइन लगाना है, क्लियर। उसके बाद सेम एज इट इज नोट करना है, बी अल्फा और ए बीटा। दिस इज द रिजल्ट ऑफ एसोसिएशन, यूल कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। आई बात समझ में। अब इससे आगे चलते हैं कि हम लोगों ने जब इस मेथड के बारे में बताया तो इसमें हमको ने ये भी बताया कि इससे डायरेक्शन भी पता चलता है। अब डायरेक्शन पता करने के लिए बेस्ट मेथड कौन सा है? फर्स्ट मेथड जो हम लोगों ने पढ़ा था, राइट, और उसको क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी थ्योरी मेथड। दैट मीन्स क्या हो जाएगा? यूल्स कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन method is based on probability theory, right? Yule coefficient of association method is based on probability theory method. क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि सिर्फ डायरेक्शन पता करना है, तो डायरेक्शन पता करने के लिए सबसे अच्छा मेथड कौन सा होता है? और वो होता है फर्स्ट मेथड, जिसको हम लोग प्रोबेबिलिटी थ्योरी मेथड बोलते हैं। इसका मतलब यूल कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन मेथड भी प्रोबेबिलिटी थ्योरी मेथड के प्रोबेबिलिटी थ्योरी के ऊपर ही डिपेंड करती है, क्लियर। तो अब इसका रिजल्ट मैं बताता हूं कि डायरेक्शन हम लोग कैसे डिफाइन है। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग डायरेक्शन के ऊपर चल रहे हैं, ठीक। तो ये पहला पार्ट है आपके पास। देखिए एक ही फॉर्मूला है, एक 9 वैल्यू टेबल है, इसी के थ्रू आपने फॉर्मूला बनाया, इसी फॉर्मूले के थ्रू आपको डायरेक्शन देखना है। आपको एक बात ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो आपके लिए फर्स्ट क्या है? ए बी इंटू अल्फा बीटा माइनस बी अल्फा इंटू ए बीटा। अगर इज इक्वल टू रिजल्ट क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो इसको हम लोग बोलेंगे नो एसोसिएशन। राइट। नो एसोसिएशन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? बोथ द एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट्स, राइट। यहां मैं लिख देता हूं इंडिपेंडेंट्स एट्रीब्यूट्स। क्लियर? सेम हो जाएगा। ये जो फर्स्ट पोर्शन है ये सेकेंड पोर्शन से क्या हो जाए? अधिक हो जाए। और ये बात समझ में? दैट मीन्स ए बी इंटू अल्फा बीटा इज ग्रेटर देन बी अल्फा इंटू ए बीटा। नाउ इट इज ऑल्सो नोन एज पॉजिटिव एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। पॉजिटिव एसोसिएशन, क्लियर। अब थर्ड पॉइंट, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इक्वल, 0 आ गया रिजल्ट, उसका ग्रेटर देन हो गया, तो लास्ट क्या होगा? लेस देन हो जाएगा, राइट। ए बी इंटू अल्फा बीटा इज लेस देन बी अल्फा इंटू ए बीटा, राइट। इट इज नेगेटिव एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। नेगेटिव एसोसिएशन लिख दीजिए या एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स लिखिए। तो ये पहला पार्ट हो गया कि डायरेक्शन का पता चल गया। अब नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि इसमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन का भी डिफाइन किया जा सकता है। तो वो किस तरीके से किया जा सकता है वो मैं अब आपको बताता हूं, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया किस तरीके से करना है। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा कि डिग्री कैसे पता किया जा सकता है, ठीक। तो डिग्री के लिए हम लोग सबसे पहले याद कीजिए कि डिग्री, चलिए मैं लिख ही देता हूं, यूल्स कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन मैथड सेम एज इट इज कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये जो होता है यूल कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन होता है, वो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के समान होता है, सेम एज इट इज होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। आ रही बात समझ में? दैट मीन्स पहला पॉइंट Q इज इक्वल टू, अगर 0 आ जाए, क्लियर है,
Q इज इक्वल्स टू, अगर 0 आ जाए तो इसको आप बोलेंगे नो एसोसिएशन, नो एसोसिएशन, या फिर आपको मालूम है इंडिपेंडेंस, राइट। सेकेंड पॉइंट इसमें आता है Q इज इक्वल्स टू +1 आ जाए, राइट। द रिजल्ट ऑफ QAB इज इक्वल्स टू +1 से परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट जैसे लिखते हैं, क्लियर। थर्ड पॉइंट जो होता है वो होता है Q इज इक्वल टू, अगर -1 आ जाए तो क्या हो जाएगा, सेम परफेक्ट नेगेटिव एसोसिएशन, क्लियर। ये इससे आपका डिग्री का पता चल रहा है, आ रही बात समझ में। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या एकदम परफेक्ट पॉजिटिव परफेक्ट नेगेटिव सिर्फ यहीं तक सीमित रहेगा, तो नहीं, इससे आगे भी है, और वो जो है वो आपको ध्यान में रखना है, वो मैं यहां बता देता हूं, ये इतने में हो जाएगा, क्लियर। ये P फॉर पॉजिटिव और N फॉर नेगेटिव, ठीक। तो हम लोगों ने 0 देख लिया जहां कोई एसोसिएशन ही नहीं है। सेकेंड पॉइंट हम लोग एकदम परफेक्ट देख लिया, और उसके बाद नेगेटिव में भी एकदम परफेक्ट देख लिया। अब हम लोग देखते हैं वेरी हाई, ठीक। तो आपका जो Q की जो वैल्यू आएगी वो अगर 0.902 0.99 के बीच में आती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरी हाई पॉजिटिव एसोसिएशन, क्लियर। नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, -0.902 -0.99। अगर Q की जो वैल्यू है वो इसके बीच आती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरी हाई नेगेटिव एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, क्लियर। अब उसके बाद सेकेंड होता है हाई, वेरी हाई के बाद हाई, वो होता है 0.75 to 0.90। सेम नेगेटिव में क्या हो जाएगा, -0.75 to -0.90। सेकेंड, थर्ड पॉइंट हमारा होता है मॉडरेट, थर्ड पॉइंट हमारा होता है मॉडरेट, ये हो जाएगा 0.25 to 0.75 पॉजिटिव के लिए, और नेगेटिव के क्या होगा, माइनस में आ जाएगा 0.25 to -0.75, क्लियर। और लास्ट जो होता है लो, बहुत कम, ठीक है, वो होता है 0 to 0.25, और यहां आ जाएगा 0 to -0.25। तो इससे आपको क्या कैलकुलेट किया जा सकता है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन के साथ, मतलब डायरेक्शन ऑफ एसोसिएशन के साथ साथ डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी डिफाइन किया जा सकता है। इसलिए इस मेथड को तीनों में सबसे बेस्ट मेथड माना गया है, क्लियर। अब जो लास्ट पॉइंट मैंने आप लोगों को बोला था कि वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, तो वो था हमारा, उसको मैं समझा देता हूं, ज्यादा उसमें आपको लिख के बताता नहीं हूं। वो था विच ऑफ दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट। वैसे ये समझा देना एक अलग चीज है, मगर दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। विच ऑफ द मैथड एंड व्हेन टू बी यूज्ड, राइट, व्हेन टू बी यूज्ड। ये तीन मेथड हम लोगों ने देखा, राइट। तो कौन सा मेथड हम लोग कब यूज करेंगे, ये कैसे आपको समझ में आएगा, क्लियर। फटाफट मैं आपको बता देता हूं। पहला पॉइंट अगर आपको लिखता है, एक्सप्लेन द एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। अगर दो एट्रीब्यूट्स के बीच में अगर आपको एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स बनाने के लिए बोला, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा वो आपका मेथड का नाम होगा यूल कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, यूल्स कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। मतलब दो लोगों के बीच में अगर आपको बोलता है कि क्या कैलकुलेट करो, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। जस्ट एक एग्जांपल, अभी हम लोगों ने जिसको लिया था लिटरेसी एंड एम्प्लॉयमेंट।
इसके बीच में अगर आपको एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने के लिए बोले तो तीनों मेथड्स में बेस्ट कौन सा मानेंगे आप? यूल कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, राइट। सेकेंड जो होता है, अगर आपको बोलता है एक्सप्लेन इफेक्ट्स, राइट, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ one attribute on another attribute. अगर आपसे इफेक्ट पूछता है, ठीक है, आपको बोलता है कि एक एट्रीब्यूट का दूसरे एट्रीब्यूट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, उस समय आपके लिए सेकेंड मेथड, ठीक है, सेकेंड मेथड जिसको हम लोग क्या बताए थे? परसेंटेज मेथड। और ये परसेंटेज मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? बार बार मैं आपको बता रहा हूं, मेथड ऑफ कंपैरिजन ऑफ प्रोपोर्शंस, राइट। अब आप बोलेंगे कि सर इसका भी एग्जांपल बता दीजिए कि किस तरीके का होगा। मान के चलिए वैक्सीनेटेड, अगर किसी बीमारी के लिए अगर आपको वैक्सीन लगा हुआ है, राइट, और अटैक्ड, आई बात समझ में? अगर किसी बीमारी के लिए, किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए अगर आप वैक्सीनेटेड हो तो आपके ऊपर बीमारी होने की संभावना बहुत कम होती है कंपेयर टू विदाउट वैक्सीनेटेड पर्सन के। तो ये दिस इज द सेकंड। और जो थर्ड होता है, जो सबसे आसान, अगर आपसे स्टेटस पूछता है, एसोसिएशन का क्या पूछता है? स्टेटस, राइट। Explain the status of association of attributes of both attributes. आ रही बात समझ में? दो एट्रीब्यूट्स के बीच में क्या एसोसिएशन है, अगर उसका स्टेटस पूछता है। स्टेटस पूछने का मतलब क्या होता है? तीन चीज, कि वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है, या इंडिपेंडेंस है, राइट। तो उसके लिए हमारा फर्स्ट मेथड यूज होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपैरिजन ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मेथड। क्लियर? तो ये था हमारा थ्योरी पार्ट, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी था, और क्योंकि उसके बेस पे ही आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, मेथड्स आपको यूज करना होगा। क्लियर? चलिए अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए आपको बोर्ड पे क्वेश्चन देखना है, और मैं क्वेश्चन रीड करता हूं और फिर आपको बताता हूं, राइट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो वेदर ए एंड बी एन इंडिपेंडेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसमें आपको डेटा दिया हुआ है n इज इक्वल्स टू 400 दिया हुआ है, a इज इक्वल्स टू स्मॉल a इज इक्वल्स टू 250 दिया हुआ है, स्मॉल b इज इक्वल्स टू 200 दिया हुआ है, और स्मॉल a एंड कैपिटल B इज इक्वल्स टू 125 दिया हुआ है, राइट। अब आपसे पूछ रहा है कि ये इंडिपेंडेंस दो आइटम, दो एट्रीब्यूट्स A और B है, उसके बीच में क्या वो इंडिपेंडेंस एट्रीब्यूट है, या पॉजिटिव एसोसिएशन है, या फिर नेगेटिव है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा? उसके लिए आपको 9 वैल्यू टेबल बनानी होगी। तो मैं आपको इसलिए मैं बोला कि 9 वैल्यू टेबल इज मस्ट। ये फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। वैसे कैलकुलेशन मैंने करके रखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो, पहले वैल्यू से पुट करना सीख ले। क्लियर? अब ये हो जाएगा a, इसमें स्मॉल a हो जाएगा, यहां n, क्योंकि जो स्मॉल a, तो हर कोई अपना अपना लैंग्वेज है, यूज कर सकता है। मैंने अल्फा बीटा से आपको समझाया, यहां स्मॉल a और स्मॉल b है। क्लियर? ये स्मॉल b हो गया और ये कैपिटल B हो गया। अब पहला पार्ट n इज इक्वल टू 400, ये 400 लिख दिया। 9 वैल्यू टेबल यहां आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, दिस इज 9 वैल्यू टेबल। अब मैंने क्या बताया था कि 9 वैल्यू टेबल को हम लोग कब यूज करते हैं? फॉर डिटरमाइनिंग अननोन क्लास फ्रीक्वेंसीज। अब आपको समझ में आएगा नोन क्लास फ्रीक्वेंसीज कैसा है। फिर मैंने आपको आइटम्स को ऐड करना वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बताया था, वो सब इसमें यूज होगा। ठीक, अब स्मॉल a 250 है, ये 250 है, स्मॉल b 200 है, स्मॉल b 200 है। अब आपको स्मॉल a b दिया, ये कहां आएगा? तो आप ढूंढिए, a है तो a में चले आइए, ठीक, b में चले आइए, दोनों मैच कहां कर रहा है? यहां, तो ये हो जाएगा ab, यहां आप लिख दीजिए 125। अब ये बाकी फ्रीक्वेंसी आपको
निकालनी है। दिस इज कॉल्ड अननोन क्लास फ्रीक्वेंसीज। क्लियर? तो ये कैलकुलेटर से फटाफट आपको निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? तो देखिए फर्स्ट है, इसलिए मैं बता रहा हूं। मैंने आपको क्या बताया था, कैपिटल ए और स्मॉल ए को ऐड करने से 900 आना चाहिए। इसका मतलब है कि 400 में 250 माइनस कर देंगे तो ये 150 आ जाएगा। सेम एज इट इज क्या होता है, ये 250 आपको मालूम है, ये 125 मालूम है, और आपको मालूम है ये क्या हो जाएगा, स्मॉल ए स्मॉल बी। क्लियर? तो अब आपको मालूम है कि सबसे पहले यहां से कैपिटल बी और स्मॉल बी एन हो जाएगा, तो ये 200 हो जाएगा। बहुत सिंपल है। इसलिए मैंने आपको वहां पूरा थ्योरी, एक एक फॉर्मूला, एक कहां कब कैसे यूज होना है, सारी चीजें बताई है। सेम अब आपको ये मालूम है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा। ये मालूम है, ये 75 हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी, कैपिटल ए स्मॉल बी हो जाएगा। क्लियर? ये 250 में से 250 माइनस 125 कर दीजिए, तो ये आ गया 125। क्लियर? अब इसमें आपको क्या पूछा है, सिर्फ डायरेक्शन पूछा है, डायरेक्शन का स्टेटस पूछा है। तो आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, फर्स्ट मेथड यूज करेंगे, और वो मेथड का नाम क्या होगा, कंपैरिजन ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मेथड। राइट? तो ए और बी दो एट्रीब्यूट्स हैं, ये दोनों के बीच निकालना है तुम्हारा फॉर्मूला। ए बी, मैं एक साथ लिख रहा हूं, बहुत सारा फॉर्मूला लिखा है। ए बी जो होगा या तो इक्वल होगा, ठीक है, कॉमा लगा दिया, या तो ग्रेटर देन होगा, या तो लेस देन होगा, कंपेयर टू एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी कैसे निकालते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई है। अगर वो आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, लगेगा थियोरी पार्ट है, उसको मैं अच्छे से नहीं पढ़ूंगा, तो फिर ये आपको याद नहीं रहेगा। क्लियर? अब इसमें कौन सा पोर्शन यूज होता है, ये इंडिपेंडेंस का, ये ग्रेटर देन पॉजिटिव का, और ये नेगेटिव का। सिर्फ आपको ये इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ए बी कितना है, 75 है, मैं यहां 75 लिख देता हूं। ठीक? इंडिविजुअली इज डिनोटेड बाय 150, तो यहां मैं अलग से 150 लिख दे रहा हूं। इंडिविजुअली बी 200 है, ये 200 लिख दिया, और डिवाइडेड बाय एन कितना है आपका, एज पर द टेबल 400 है, ये 400, इसको कर देंगे तो 75, और ये भी इवैल्यूएट करेंगे तो 75, और ये क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल है। इसका मतलब है कि ए और बी जो एट्रीब्यूट्स है वो क्या है, इंडिपेंडेंट्स है, यहां कोई एसोसिएशन नहीं है। आ रही बात समझ में? चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, आप बोर्ड पर देखें। व्हाट इज द टेस्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। यहां पे सिर्फ एट्रीब्यूट्स बोला है आपको, वो करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए कि वो इंडिपेंडेंट्स हैं। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पर्संस, साथ में क्वेश्चंस भी मैं यहां लिखते जाता हूं ताकि आपको समझ में आता जाए। अब तो बहुत ज्यादा लिख के नहीं बताना है, और ये बताना, ठीक है। इसमें आपको बता रहा है आउट ऑफ अ टोटल नंबर ऑफ पर्संस 300, एन इज इक्वल टू 900, सॉरी 900। उसके बाद आपको बता रहा है 300 हैव ए, जो ए कैटेगरी से, ए एट्रीब्यूट से बिलोंग करते हैं, वो 280 हैव बी, बी इज इक्वल टू 280, राइट। और साथ में आपको बता रहा है 180 पर्सन हैव बोथ ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी 180, राइट। आगे आपको बता रहा है एट्रीब्यूट्स आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट। आपको ये डिफाइन करना है कि अब इसमें 9 वैल्यू टेबल आप नहीं भी बनाते तो देखिए चल जाता है इस क्वेश्चन में। कैसे? फॉर्मूला ए बी या तो इक्वल होगा, एंड या तो ग्रेटर देन होगा, एंड या तो लेस देन होगा। किसके? ए इंटू बी अपॉन एन के। तो ये आप देखिए, ये ए और बी की वैल्यू आपको दे दिया है। इंडिविजुअली ए की वैल्यू भी है, इंडिविजुअली बी की वैल्यू भी है एज पर द क्वेश्चन। तो इसमें कौन सा मेथड यूज होगा, क्योंकि इसमें भी सिर्फ स्टेटस पूछ रहा है, जो दो एट्रीब्यूट्स है उसका स्टेटस पूछ रहा है। फर्स्ट मेथड यूज होगा प्रोबेबिलिटी मेथड, राइट। वैल्यू पुट कर देते हैं, ए बी की वैल्यू 180 है, और इसकी वैल्यू 300 इंटू 280 डिवाइडेड बाय 900, राइट। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके रखा हूं अब मैं, ये आ रहा है 180 और ये आ रहा है 93.33, दैट मीन्स 180 इज ग्रेटर देन 93.33। तो इसमें पूछा है क्या ये इंडिपेंडेंस है, तो आप बताएंगे नहीं, ये कौन सा है, ये इससे ज्यादा है,
एक्चुअल ऑब्जर्वेशन इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन, नाउ इट इज कॉल्ड पॉजिटिव एसोसिएशन। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, किस तरीके से आपको सिखाया गया है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, और थर्ड क्वेश्चन है आउट ऑफ 1700 कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, 1700 कैंडिडेट थे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दे रहे थे, 500 गॉट सक्सेस मतलब पास हो गए, 300 कैंडिडेट्स हैड अटेंड द कोचिंग क्लास, राइट, जिसमें से आपको बता 300 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कोचिंग क्लास अटेंड की, एंड आउट ऑफ दीज 150 केम आउट सक्सेसफुल, जिसमें से 300 में से 150 बच्चे ऐसे थे जो कि सक्सेसफुल हो गए। एस्टिमेट द यूटिलिटी ऑफ कोचिंग क्लास, राइट। तो चलिए सबसे पहले मैं बोर्ड को आगे इरेज कर देता हूं, और उसमें क्योंकि आपको आज समय लगेगा नहीं, मैं कैलकुलेशन करके रखा हूं फटाफट। सबसे पहले n इज इक्वल टू कितना है, एज पर द क्वेश्चन 1700 बच्चे थे जो एग्जाम में गए। अब आपको किसके बीच में कोचिंग क्लास का यूटिलिटी के बारे में पूछ रहा है, तो सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग किसको एज्यूम करते हैं, ए एक एट्रीब्यूट है, तो इसको हम लोग कोचिंग क्लास लिख दे रहा हूं, कोचिंग अटेंड कोचिंग क्लासेस लिख देता हूं, ठीक है, अटेंड कोचिंग, ताकि आपको समझ में आ जाए, कोचिंग क्लास, ठीक। बी सक्सेसफुल, यानी उसको हम लोग इजी लैंग्वेज में पास बोल देता हूं। जस्ट एक अपोजिट क्या होगा, नॉट अटेंड कोचिंग क्लास, ठीक है। बी का अपोजिट क्या होगा, बीटा फेल। अब क्वेश्चन में क्या क्या था, किस तरीके से हमको पहले देखो, सबसे इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर में नोटेशंस। आपको क्वेश्चन में क्या लिखा है, एस्टिमेट द यूटिलिटी ऑफ कोचिंग क्लासेस। कोचिंग क्लासेस की यूटिलिटी क्या है, राइट, मतलब जो बच्चा कोचिंग पढ़ता है वो पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो बच्चा कोचिंग नहीं पढ़ता है वो पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्लियर। तो ये इसलिए हम लोगों ने एक इसको नोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अटेंड कोचिंग क्लास ए माने तो उसका अपोजिट, बी सक्सेसफुल मतलब पास, उसका अपोजिट बी। और एज पर द क्वेश्चन अब आपको बोलता है 500 गॉट सक्सेस, 500 लोग पास हो गए, तो यहां मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं कि 500 मतलब बी हो गया, ठीक। 300 हैड अटेंड कोचिंग क्लासेस, कोचिंग क्लासेस जिन लोगों ने अटेंड किया वो 300 है, ये ब्रैकेट में लिख दिया, दैट मींस ए की वैल्यू हो गई। आउट ऑफ दीज 150 कम आउट सक्सेसफुल, ऐसे बच्चे जिन्होंने कोचिंग अटेंड किया और पास हुए। कोचिंग अटेंड करना और पास होने का क्या मतलब हो जाएगा, निकालिए, देखिए ये कैसे सिखाया था मैं, कोचिंग एंड पास। कोचिंग किसको डिनोट करे, कोचिंग वो अटेंड किया मतलब ए है, ठीक है, और पास मतलब कैपिटल बी है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू 150। इसलिए जब फर्स्ट मेथड जब पढ़े थे तो 9 वैल्यू टेबल के थ्रू मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से करना है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूं कि सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, क्लियर। तो ये पहला पार्ट हो गया। अब ये इतने रिजल्ट्स आ गए, अब आपको करना क्या है, सबसे पहले 9 वैल्यू टेबल निकालनी है। 9 वैल्यू टेबल निकालने के बाद आपको डिफाइन करना है कि कौन सा मेथड यूज करना है। चलिए सबसे पहले मैं 9 वैल्यू टेबल बना देता हूं फटाफट। 1 2 ये हो गया 3, ये हो गया ए, ये हो गया अल्फा, ये एन, ये बीटा और ये बी, ये हो गया ए बी, ताकि फटाफट हम लोग वैल्यू लिख पाए, ए बीटा और ये हो गया अल्फा बीटा। किसकी किसकी वैल्यू है, एन 1700 है, फटाक से यहां वैल्यू पुट कर दीजिए। उसके बाद ए 300 है, ए 300 लिख दीजिए, ठीक। बी कितना है, 500 है, ये 500 लिख दीजिए। ए बी आपका 150 है, ये 150 लिख दीजिए। अब मेरे ख्याल से मिसिंग फ्रीक्वेंसी या अननोन क्लास फ्रीक्वेंसी जो है ये सब निकालना है, ठीक है। आपको क्या करना है, 500 में ये माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा। मेरे ख्याल से सबको मानो 1700 में ये माइनस कर देंगे तो 1400 आ जाएगा। मैं जो कैलकुलेट करके रखा हूं फटाक से वो लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये 150 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1050 आ जाएगा, तो ये 350 आ रहा है और उसके बाद 500 हो गया, ये आ गया 1200, ठीक। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें मेथड कौन सा यूज होगा, इसमें कौन सा मेथड यूज हो रहा है, इसमें इफेक्ट पूछ रहा है। ध्यान से देखिए, इसमें इफेक्ट पूछ रहा है कि अगर बच्चा कोचिंग पढ़ता है
एग्जाम में पास ज्यादा होगा या कम होगा? अरे बात समझ में, ये इफेक्ट हो रहा है। क्लियर? तो जब इफेक्ट आपसे पूछता है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ वन एट्रीब्यूट ऑन अनदर एट्रीब्यूट, तो कौन सा मेथड बेस्ट होता है? सेकंड मेथड। सेकंड मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? परसेंटेज मेथड। तो 2 परसेंटेज आपको कैलकुलेट करनी होगी। क्लियर? चलिए सबसे पहले हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। परसेंटेज ऑफ कोचिंग एंड पास। क्लियर? कितने लोगों ने कोचिंग किया और पास हो गए? अभी हम लोगों ने देखा एज पर द क्वेश्चन कोचिंग और पास 150 है, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं ताकि आपको ये लिखो तो नहीं, ए बी अपॉन ए इंटू 100 याद है? पहला मैं लिख देता हूं। चलो तो ए बी कितना है? 150 है, तो यहां लिख दिया मैंने 150। ए कितना है? 300 है, इंटू 100 कर दिए, तो ये रिजल्ट कितना आया? 50% रिजल्ट आया। अब सेकंड परसेंटेज कौन सा कैलकुलेट करेंगे? याद कीजिए, ये कौन सा है? प्रेजेंस। देखिए ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, प्रेजेंस ऑफ बी इन ए, तो ये आया था ए बी अपॉन ए। तो इसमें दूसरा क्या हो जाएगा? याद कीजिए, प्रेजेंस ऑफ बी इन अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा? बी अल्फा अपॉन अल्फा इंटू 100। तो ये चीजें आपको थोड़ा ध्यान में रखनी होंगी, बाकी कुछ नहीं है। तो सेकंड आपको देखिए पढ़ाया सारा चीज है, अगर आप थोड़ा सा याद करेंगे, क्योंकि मैंने इसलिए बताया कि आप जितना मैंने बताया आप साथ में कॉपी पेन लेके नोट करते जाएं। अगर कॉपी पेन लोग नोट करते जाएंगे तो ये जैसे मैं आपको याद दिला रहा हूं तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ताकि आपको नेक्स्ट जब क्वेश्चन बनाएंगे तो ये इजीली आप डिफाइन कर पाएंगे। राइट? चलिए तो हमारा सेकंड क्या हो जाएगा? 350 डिवाइडेड बाय 1400 इंटू 100। तो ये रिजल्ट आ रहा है, कैलकुलेट करके मैंने रख दिया 25%। इसका मतलब है कि 50% इज ग्रेटर देन 25%। ये पहला पॉइंट है। इसका मतलब है कि ये क्या है? पॉजिटिव एसोसिएशन है। फर्स्ट पॉइंट पॉजिटिव एसोसिएशन। अब दूसरा इफेक्ट पूछ रहा है, क्या कोचिंग वाले बच्चे ज्यादा पास होते हैं? यस, 50% है। जो बच्चों ने कोचिंग किया था वो बच्चे ज्यादा परसेंटेज में पास किए। इसका मतलब है आप लिख सकते हैं कि कोचिंग इज यूजफुल। राइट? चलिए इसको ओमिट करते हैं, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। उसके देखिए मैं साथ साथ में मेथड्स भी बताते जा रहा हूं कि कैसे और कब किस मेथड को यूज करना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको बता रहा है, कैन वैक्सीनेशन इज रिगार्डेड एज अ प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ स्मॉल पॉक्स फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। आपको बता रहा है ऑफ 1482 पर्संस इन ए लोकेलिटी। ठीक, एक मैं लिख देता हूं, एन दिया है, एक लोकेलिटी में 1482 पर्संस हैं। ठीक है, एक्सपोज टू स्मॉल पॉक्स 386 इन ऑल वेयर अटैक्ड, जिसमें अटैक हुआ वो 368 है। ऑफ 1482 पर्सन 343 हैड बीन वैक्सीनेटेड एंड ऑफ दिस ओनली 35 वेयर अटैक्ड। ठीक, तो अब ये आपने जब पढ़ा तो अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है नोटेशन। राइट? तो नोटेशन में ए पॉइंट हम लोग लेते हैं वैक्सीनेशन। ठीक है, तो यहां मैं ए लिख देता हूं, वैक्सीनेटेड। राइट? तो अल्फा क्या हो जाएगा? नॉट वैक्सीनेटेड। ठीक, ये एक एट्रीब्यूट्स हो गया। बी एट्रीब्यूट्स क्या होगा? अटैक। भाई सिंपल सी थ्योरी है, जो अगर वैक्सीनेटेड लोग होते हैं तो उनके ऊपर अटैक की संभावना कम होती है। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं नॉट अटैक, उनके ऊपर अटैक कम होगा। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? बीटा अटैक। राइट? अब क्वेश्चन में मैं लिखते जाता हूं, देखकर पढ़ता, जो बताया हूं मैंने आपको, 368 इन ऑल वेयर अटैक। 368 लोगों के ऊपर अटैक हुआ, मतलब ये 368 हो गया। क्लियर? अब क्वेश्चन में आपको आगे बता रहा है 343 हैड बीन वैक्सीनेटेड। 343 जो लोग थे वो वैक्सीनेटेड थे, ये ऐसा हो गया। क्लियर? अब आगे आपको बोल रहा है कि जो 343 वैक्सीनेटेड है एंड ऑफ दिस ओनली 35 वेयर अटैक।
ठीक है, जो वैक्सीनेटेड थे और उनके ऊपर अटैक हुआ, जो वैक्सीनेटेड थे मतलब ए, यहां आपके लिए नेक्स्ट जो थ्योरी आ रही है वो क्या है, वैक्सीनेटेड एंड अटैक्ड, ये आपको ध्यान में रखना है, इज इक्वल्स टू 35 बता रहा है, वैक्सीनेटेड एंड अटैक। तो वैक्सीनेटेड को हम लोग किससे डिनोट किए हैं, उसका नोटेशन क्या है, ए है, और अटैक का बी है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बीटा इज इक्वल्स टू 35। अब 9 वैल्यू टेबल बनाना है, राइट। चलिए फटाक से 9 वैल्यू टेबल मैं बना देता हूं, फिर वैल्यूएशन लिखते हैं हम लोग। ये हो गया कैलकुलेशन, ये हो गया आपका ए अल्फा एन बी बीटा, राइट। क्या क्या चीज है, ए की वैल्यू है 343, ये 343 मैंने मेंशन कर दिया, बीटा के वैल्यू है 368, ये 1482, क्लियर। अब आपको सिर्फ एक वैल्यू और मालूम है, ए बीटा कहां आएगा, ये यहां आएगा, ये वैल्यू लिख दिया मैंने 35। बस अब आपको क्या करना है, थ्योरी अप्लाई करनी है, बी अल्फा और ये अल्फा बीटा, जो मैंने करके रखा है, आपको सिखा दिया किस तरीके से करना है, ठीक। मैं इसको देख के लिख दे रहा हूं, ये 308 आ जाएगा, ये 806 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1114 आ जाएगा, और उसके बाद ये 333 आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो 1139, ये पूरा हो गया, ठीक, टेबल पूरा बन गया। अब इसमें आप मेथड आपको बता रहे हैं, कौन सा भाई, सिंपल सी थ्योरी है, इसमें भी इफेक्ट पूछ रहा है, क्लियर है कि अगर आपको वैक्सीनेशन लगा दिया जाए, टीका लगा दिया जाए, तो डिजीज की संभावना बहुत कम होती है, अगर हो रही है या वैक्सीनेशन के बाद आप बीमार हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, क्लियर। तो ये इफेक्ट पूछ रहा है, तो इसमें भी कौन सा मेथड यूज होगा, सेकंड मेथड यूज होगा। चलिए सेकंड मेथड में क्या क्या चीज है मैं लिख दे रहा हूं, वैक्सीनेटेड एंड नॉट अटैक्ड, वैक्सीनेटेड एंड नॉट अटैक्ड, ये पहला हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, वहां कैलकुलेशन करना है, नॉट वैक्सीनेटेड नॉट अटैक्ड, ठीक है, नॉट वैक्सीनेटेड एंड नॉट अटैक्ड, किस तरीके से ये आपको डिफाइन करना है, ये सारी चीजें मैंने समझा दी है। अब इसमें आपको सिर्फ वैल्यू देखनी है और आपको वैल्यू लिखनी है, ठीक है, वो मैं लिख के रखा हूं 308, ठीक। वैक्सीनेटेड एंड नॉट अटैक्ड, देखिए ये है वैक्सीनेटेड और ये है नॉट अटैक्ड, ए बी की वैल्यू कितनी है 308, क्लियर। चलिए डिवाइडेड बाय 343, कितने लोग वैक्सीनेटेड थे, 343 लोग वैक्सीनेटेड थे, इसकी वैल्यू डिफाइन करनी है। सेम इसकी वैल्यू देखिए 806, बी नॉट अटैक्ड नॉट वैक्सीनेटेड, ये लिखा है ना, नॉट अटैक्ड एंड नॉट वैक्सीनेटेड, ठीक ठीक, डिवाइडेड बाय 1139 इंटू 100। चलिए इसका रिजल्ट आ रहा है 89.79% और इसका रिजल्ट आ रहा है 70.76%, ठीक। तो सिंपल सी थ्योरी है, दिस रिजल्ट इज बेटर कंपेयर टू दिस वन, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो अगेन पॉजिटिव एसोसिएशन, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, रिजल्ट क्या बोलेंगे कि अगर आपको डिजीज के लिए वैक्सीनेशन लगाया जाता है तो वो ज्यादा बेटर होगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, पहले बोर्ड को मैं इरेज कर देता हूं, उसके बाद फटाक से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन हो सकता है कि थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं क्योंकि समय भी आपका कम यूज होगा, कैलकुलेशन तो मैं आपको जब समझा रहा था तभी कैलकुलेशन सारी चीजों के मैंने बता दिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अ सर्वे was conducted in a city and it was found that out of 900 persons, तो सबसे पहले साथ में लिखते भी चलते हैं, n is equals to 900 persons दिया हुआ है, ठीक है। 300 were literate, 300 लोग जो है पढ़े लिखे हैं, 400 has traveled beyond the limit of their city, और 400 लोग क्या है घूमने वाले हैं अपने शहर में। 200 of the literate were among those who had traveled, जिसमें से 200 लोग ऐसे हैं जो कि पढ़े लिखे होने के साथ साथ क्या है ट्रैवल भी करते हैं। इज देयर एनी एसोसिएशन बिटवीन ट्रैवलिंग एंड लिटरेसी, राइट। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या बोला है,
आपको बोल रहा है, एसोसिएशन पूछ रहा है, क्लियर, आपसे पूछ रहा है इज देयर एनी एसोसिएशन बिटवीन ट्रैवलिंग एंड लिटरेसी। तो ट्रैवलिंग ए, ट्रैवलिंग बी, लिटरेसी, ये हो गया। अपोजिट ले लीजिए, एक अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉट ट्रैवलिंग, राइट। बी का बीटा, इलिटरेसी। अब साथ में अब वैल्यूज पुट करते जाते हैं हम लोग, ठीक है। आपको बता रहा है कि कितने लोग ट्रैवल करते हैं, 400 लोग ट्रैवल करते हैं, यहां पे लिख दे रहा हूं। जिसमें पढ़े लिखे लोग के बारे में बता रहा है कि 300 है, ये 300 मैंने लिख दिया, क्लियर। अब इंपॉर्टेंट ये है जो लास्ट वाला बोल रहा है वो आपको ध्यान से सुना, 200 ऑफ द लिटरेट्स वेयर अमॉन्ग दोज हु हैड ट्रैवल्ड। 200 लोग ऐसे हैं जो कि ट्रैवल भी करते हैं और साथ में पढ़े लिखे भी हैं, राइट। दैट मीन्स अब आपका क्या हो जाएगा, यही आपको समझना है जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं। ट्रैवल्ड, ट्रैवलिंग एंड लिटरेसी, ट्रैवलिंग एंड लिटरेसी। तो ये ए है और ये बी है, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, क्लियर। अब बस आपको 9 वैल्यू टेबल बनाना है। अब उसके बाद मेथड कौन सा लगेगा, ये 9 वैल्यू टेबल, ये ए, ये अल्फा, ये एन, ये बी, ये बीटा, ये ए बी, ये बी अल्फा, और ये हो जाएगा ए बीटा, और ये हो जाएगा अल्फा बीटा, ठीक। ए की वैल्यू 400 है, यहां 400 लिख दीजिए। एन की वैल्यू 900 है, तो यहां सिंपल है 500 आ जाएगा, ठीक। बी की वैल्यू 300 है, तो ये 300 हो जाएगी, तो यहां 600 आ जाएगा, क्लियर। अब आपको ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 200 एज पर द क्वेश्चन, तो ये 200 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 100 हो जाएगा। ये 200 है तो यहां भी 200 आ जाएगा, और ये 400 आ जाएगा। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें आपको क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, तो इसमें पूछ रहा है कि क्या एसोसिएशन है दोनों के बीच में, पढ़े लिखे लोग और ट्रैवलर के बीच में क्या एसोसिएशन है। तो ये भी क्या पूछ रहा है, इफेक्ट पूछ रहा है, राइट। जब इफेक्ट पूछता है इसका मतलब है कि सेकंड मेथड यूज करना होगा, मेथड ऑफ कंपैरिजन ऑफ प्रपोर्शन। नाउ इट इज आल्सो नोन एज परसेंटेज मेथड। चलिए किसके किसके बीच में परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ ट्रैवलिंग, परसेंटेज ऑफ ट्रैवलिंग एंड लिटरेसी, ये पहला हो गया। दूसरा किसके बीच में निकालना है, परसेंटेज ऑफ ट्रैवलिंग एंड लिटरेसी का अपोजिट इलिटरेसी, ठीक है, ये निकालना है, बस हो गया। वैल्यू मैं लिख के रखा हूं, आपको बताना है। सबसे पहला पॉइंट कितना दिया हुआ है, लिटरेसी एंड ट्रैवलिंग कितने हैं, 200 लोग हैं, ठीक, डिवाइडेड बाय, चले आइए, बी लिटरेसी 200 लोग ऐसे हैं जो ट्रैवल करते हैं मगर पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये 300 कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। इसका रिजल्ट में देख लेता हूं कैलकुलेट किया हो, ये 66.67%, ठीक। उसके बाद जो ट्रैवल करते हैं मगर क्या है, इलिटरेट है, जो ट्रैवल करते हैं मगर इलिटरेट है, मतलब ए बीटा देखिए कितना है, 200 है, तो ये 200 हो गया। आउट ऑफ कहां, सॉरी ये 200 है, ए बीटा आउट ऑफ 600, क्लियर, 600 इंटू 100, इसका रिजल्ट आएगा 33.33। इसका मतलब क्या है, पहला कि दिस वन इज ग्रेटर देन दिस वन, दैट मीन्स पॉजिटिव एसोसिएशन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पढ़े लिखे लोग ज्यादा ट्रेवल करते हैं, दिस इज द रिजल्ट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पहले बोर्ड को मैं इरेज कर दूं, और आप लोग ना कमेंट करा करो कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। अगर प्रॉब्लम नहीं भी आता है तो भी कमेंट करें, ताकि जो पढ़ाने वाला है उसको ज्यादा समझ में आए, ठीक।
फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट एसोसिएशन बिटवीन नेचर्ड ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। क्लियर? गुड नेचर्ड ब्रदर एंड गुड नेचर्ड सिस्टर 1230 है। चलिए इसको, और लास्ट में क्या लिखा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपको सबसे पहले पूछा है एसोसिएशन, आपसे पूछा है, ठीक, मतलब, और सेकंड पॉइंट आपसे पूछ रहा है व्हाट वुड हैव बीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ गुड नेचर्ड ब्रदर एंड सिस्टर फॉर द सेम टोटल नंबर हैज दिस बीन कंप्लीट इंडिपेंडेंस। आपको जो दिया है वो तो दिया हुआ है, मगर बोलता है कि अगर उसी टोटल नंबर के आधार पर जो गुड नेचर के जो भाई और बहन है उनका अगर इंडिपेंडेंस होना चाहिए तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग एज पर द क्वेश्चन आपको दिया है गुड नेचर ब्रदर, इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ए से। क्लियर? ए यहां लिखने के बजाय अब यहां लिख देता हूं, उस जगह कम है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सुलेन। ठीक है, सुलेन नेचर्ड ब्रदर, ये आपका हो जाएगा अल्फा। ठीक है, वैसे गुड नेचर्ड सिस्टर्स, इसको हम लोग बी दे देते हैं नोटेशन में, तो सुलेन नेचर हो जाएगा सुलेन नेचर्ड सिस्टर्स बीटा। ठीक, अब आपको क्वेश्चन में आप देखते जाइए। पहला आपको लिखा है कि गुड नेचर और गुड नेचर सिस्टर 1230 दिया हुआ है, मतलब ए बी, यहां मैं लिख दे रहा हूं ए बी इज इक्वल टू 1230 दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद गुड नेचर ब्रदर, गुड नेचर मतलब ए, और सुलेन नेचर सिस्टर मतलब ए बीटा आपको दिया हुआ है, ए बीटा इज इक्वल टू आपको 850 दिया हुआ है। क्लियर? उसके बाद बता रहा है सुलेन नेचर ब्रदर, सुलेन नेचर ब्रदर एंड गुड नेचर मतलब अल्फा और बी, अल्फा और कैपिटल बी, ये आपको दिया है 530। क्लियर? और उसके बाद लास्ट बोल रहा है सुलेन नेचर ब्रदर, ठीक है, सुलेन नेचर ब्रदर एंड सुलेन नेचर सिस्टर मतलब अल्फा और बीटा, ये आपको दिया हुआ है 980। बस ये इतना डेटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट निकालना है। ठीक है, तो पहले मैं टेबल बना लेता हूं। ये हो गया 9 वैल्यू टेबल, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, हर क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट। ये हो गया अल्फा, ये हो गया एन, ए बी की वैल्यू दी हुई है, कितना दिया हुआ है 1230। क्लियर? बी अल्फा 530 दिया हुआ है। ठीक, ये हो जाएगा ए बीटा देखिए कितना दिया हुआ है 850 दिया हुआ है, 850। अल्फा बीटा दिया हुआ है 980, बस ये दिया हुआ है। इसका मतलब है ये डिफाइन करना, मतलब बी डिफाइन करना, बीटा डिफाइन करना, ए अल्फा डिफाइन करना। किस तरीके से करना है आपको मालूम है, ये दोनों का सम कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये दोनों का सम कर देंगे, ये दोनों का सम, ये दोनों का सम, ये दोनों का सम। चलिए मैं करके रखा हूं, मैं फटाफट लिख देता हूं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2080। क्लियर? ये 1510 और उसके बाद 1760, 1830 और n आपका आ जाएगा 3590। ठीक, अब ये जो मेथड है इसमें आपको जो एसोसिएशन निकालने के लिए बोला हुआ है वो सेम जैसे मैंने आपको एग्जांपल बोला था कि दो इंडिविजुअल आइटम दे और दोनों के बीच दो इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स दे, दोनों के बीच क्या बोले आपको एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स निकालो। तो उसके लिए जो बेस्ट मेथड होता है वो कौन सा होता है? यूल कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। तो इसमें दो मेथड्स हैं आपके, दो मेथड बोलो, दो आइटम्स है आपका, एक गुड नेचर और एक ब्रदर और एक गुड नेचर सिस्टर। क्लियर? तो QAB फॉर्मूला क्या होता है आपको याद होगा, फर्स्ट डायगोनल का मल्टीप्लाई करेंगे 1230 इंटू 980, फिर माइनस साइन लगाएंगे, फिर सब डायगोनल का मल्टीप्लाई करेंगे 530 इंटू 850। ठीक, डिवाइडेड बाय सेम रहेगा 1230 इंटू 980, सिर्फ यहां क्या हो जाएगा प्लस साइन हो जाएगा 530 इंटू 850।
अब इसका कैलकुलेशन आपको कैलकुलेटर से करना है। मैं जो करके रखा हूं फटाक से लिखता हूं ताकि आप आगे बढ़ पाए। ये दिया 7,54,900 ऊपर का न्यूमरेटर हो गया और डिनोमिनेटर हो गया 16,55,900। ठीक, और ये आ गया प्लस 0.456। अब पहला तो उसमें दो चीजें बतानी है आपको, डायरेक्शन ऑफ एसोसिएशन, दूसरा डिग्री ऑफ एसोसिएशन। यूल कोफिशिएंट में आपको ये बेनिफिट मिल जाता है। तो ये पहला पॉइंट आया, पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब है कि ये पहला हो गया, ये पॉजिटिव एसोसिएशन हो गया, पॉजिटिव एसोसिएशन पहला पॉइंट। दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट, दिस इज द आंसर। सेकेंड आंसर क्या बताना है, ये डायरेक्शन का हो गया। सेकेंड आपको बताना है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन याद कीजिए दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। ठीक, अब पॉजिटिव और नेगेटिव में आपके पास कितनी कैटेगरी होती है, वेरी हाई, हाई, मॉडरेट और लो, चार कैटेगरी होती है। तो ये जो वैल्यू है ये किस में आ रही है, ये आपकी आ रही है बिटवीन 0.25 टू 0.75। तो ये कौन सा होगा, मॉडरेट होगा। ठीक है, ये जो वैल्यू है इसके बीच में आ रही है मॉडरेट पॉजिटिव एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो यहां तक आपको रिजल्ट लिखना होगा। मगर इसमें सेकंड क्वेश्चन भी दिया हुआ है। इसमें सेकंड क्वेश्चन आपको बोल रहा है व्हाट वुड हैव बीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ गुड नेचर्ड ब्रदर एंड सिस्टर्स फॉर द सेम टोटल नंबर, जितने नंबर उनके हैं उतने। ठीक है, मतलब ए क्या है, गुड नेचर ब्रदर्स है, तो a इज इक्वल टू 280 दिया हुआ है, सॉरी 2080 हमारा आया हुआ है। ठीक है, एंड साथ में गुड नेचर सिस्टर b, b की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है, आपका दिया है b की वैल्यू कितनी आई है, b 1760 आया हुआ है। ठीक है, तो उसके साथ में बोलता है फॉर द सेम टोटल ऑफ नंबर हैज दीज बीन कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो ये दोनों के बीच में अगर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, अब याद कीजिए कौन सा मेथड यूज होगा जिसमें सिर्फ स्टेटस पूछ रहा है, और वो इजी कौन सा होगा, तो फर्स्ट मेथड इजी होगा। फर्स्ट मेथड के लिए ए बी, राइट, इंडिपेंडेंस के लिए क्या होगा, इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन एन। सारी बात समझ में, हमारे पास वैल्यू है, ये वैल्यू है, ए की वैल्यू हमारे पास 2080 है, 2080 इंटू बी की वैल्यू है 1760 और डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू है हमारे पास 3590। तो इसकी जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है आपका 1019.72। ठीक है, इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1020। अगर इन दोनों दैट मीन्स द फर्स्ट आइटम गुड नेचर्ड ब्रदर और गुड नेचर्ड सिस्टर के बीच में अगर इंडिपेंडेंस एसोसिएशन आपको लाना है तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 1020 होना चाहिए। और वो फ्रीक्वेंसी को क्या होनी चाहिए, ए और, क्योंकि आपको मालूम है दिस इज एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, दिस इज एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन, बोथ द ऑब्जर्वेशन आर सेम। जब दोनों सेम होता है तब इंडिपेंडेंस एट्रीब्यूट्स होते हैं। आया समझ में, तो ए बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1020। इसकी जगह 1230 की जगह अगर 1020 होता तो ये जो होता ये कौन सा एसोसिएशन होता, ये होता इंडिपेंडेंस एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स होता। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलने से पहले बोर्ड को इरेज कर दूं ताकि हम लोग फटाफट आगे क्वेश्चन कर पाए। अब जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे यूल वाले ही हैं, यूल कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन वाले हैं, ताकि अब आपको बार बार ना बोलना पड़े। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो है एक एग्जामिनेशन है जिसमें 600 बच्चों ने अपियर लिया। ठीक, n इज इक्वल टू मैं लिख दे रहा हूं 600। अब साथ में आपको बोलता है अपियर बॉयज आउट नंबर्ड गर्ल बाय 16%। जो लड़के हैं वो लड़कियों से कितना ज्यादा है, 16% ज्यादा है ऑफ ऑल कैंडिडेट्स। नंबर ऑफ पास कैंडिडेट एक्सीडेड द नंबर ऑफ फेल कैंडिडेट्स। जो पास हुए हैं उन लोग कितना ज्यादा है फेल होने वाले से, 310।
उसके बाद बॉयज फेलिंग इन द एग्जामिनेशन नंबर्ड 88, जो लड़के थे जो एग्जाम में फेल हो गए वो 88 थे। कंस्ट्रक्ट द टू फोल्ड एसोसिएशन टेबल, वो बनाना है, एंड द कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, आपको मालूम है कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन मतलब यूल मेथड आपको लगाना है, मेल सेक्स एंड सक्सेस इन एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग ए एज्यूम कर लेते हैं बॉयज, ठीक, तो अल्फा क्या हो जाएगा, अपोजिट होता है, ये जस्ट अपोजिट होता है, आपको मैं कई बार बताया हूं, गर्ल्स हो जाएगा। ठीक, दूसरा बी हम लोग इंडिविजुअल मानकर चलते हैं, सक्सेसफुल को पास, तो बीटा क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट फेल। किस तरीके से दिया हुआ है ये नोटेशन हमने दे दिया। ठीक है, आप क्वेश्चन को साथ में देखते जाएं। सॉल्यूशन में सबसे पहला पॉइंट आपको क्या बताया है, एन आपको मालूम है, ये आप चाहें तो ये टेबल साथ में मैं यहां लिख देता हूं ताकि आप वैल्यू इजीली समझ पाए, ए 2 और ये 3। ठीक, ये हो गया अल्फा, ये एन, ये बी, ये बीटा, और ये ए बी हो गया, ये ए बीटा हो गया, और ये अल्फा बीटा हो गया, और ये बी अल्फा हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है जो एग्जामिनेशन में जो बच्चे अपीयर हुए हैं, दैट मीन्स पहला पॉइंट आपको बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, तो बॉयज क्या है ए और अल्फा क्या है गर्ल्स है, तो डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, ए माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू कितना बोला है, मोर देन 16%। 16% किसका, जितने लोग एग्जाम दिए, all the students, all the that means appeared in an examination, कितने हैं 600, तो ये हो जाएगा 600 एट द रेट ऑफ 16%। ठीक, ये अभी निकालेंगे। सेकेंड पॉइंट आपको बोला है जो बॉयज बच्चे जो आपको बोल रहा है नंबर ऑफ पास कैंडिडेट्स एक्सीडेड द नंबर ऑफ फेल कैंडिडेट्स। जो पास कैंडिडेट है, पास और फेल, दैट मीन्स डिफरेंस बिटवीन पास एंड फेल। ठीक है, पास और फेल, तो पास मतलब बी और ये बीटा, ये कितना दिया 310 दिया हुआ है। हरी बात समझ में, एकदम क्लियर कट जैसे लिखा है मैं वैसे आपको बता रहा हूं। उसके बाद हम लोग कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन में आपको आगे बता रहा है कि बॉयज फेलिंग द एग्जामिनेशन नंबर्ड 88। ठीक है, बॉयज ये लिख दिया एंड फेल्ड। बॉयज एंड फेल्ड का क्या मतलब हुआ, नोटेशन में चले आइए, बॉयज एंड फेल ए बीटा, राइट, ए बीटा इज इक्वल्स टू 88 आपको दिया हुआ है। अब इसके बेसिस में आगे सारी चीजें हमको बनानी है। ठीक, किस तरीके से बनानी है आपको मालूम है, देखिए ए माइनस अल्फा दिया हुआ है, इसको कैलकुलेट कितना हो जाएगा, 600 का 16% ये निकालो 96 आया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ए माइनस अल्फा, तो ए प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू एन होता है, आप लोगों को मालूम है, एज पर 9 वैल्यू टेबल ए प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू एन। तो हमारे पास एन कितना है यहां, एज पर द क्वेश्चन 600 है, यहां देखिए 600 लिख दे रहा हूं मैं, तो इसका मतलब है यहां 600 पुट कर देंगे, और यहां ए माइनस अल्फा आपको दिया हुआ है 96। इसका मतलब ये सिमल्टेनियस इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। ओके, अब किसी भी मेथड से आपको क्या करना है, सिमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। ये 2a हो गया, 2a इज इक्वल टू 696, a इज इक्वल टू 696 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो ये वैल्यू आई है आपका 348। ठीक, सेम वैसी आपके लिए नेक्स्ट b प्लस बीटा इज इक्वल टू एन, ये भी एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, b प्लस बीटा इज इक्वल टू एन, and that means in this question 600 candidates are appeared in an examination and the second is b alpha। देखो यहां पास एंड फेल, पास b माइनस बीटा है, देखिए पढ़ाते समय थोड़ा गलत हो जाता है कभी कभी, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, b माइनस बीटा इज इक्वल टू कितना 310, इसको भी सॉल्व कर लीजिए, 2b इज इक्वल टू 910, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 910 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो ये आपका आ गया 455। ठीक, ये जो वैल्यू आ गई इसमें पुट कर दीजिए, a की वैल्यू 348 है,
ए की वैल्यू 348, आप चाहें तो अल्फा का वैल्यू इसी से निकाल लें या इसमें से इसको माइनस करके निकाल लें, दोनों तरीके से। वैसे बी की वैल्यू 455 आई है, यहाँ 455 लिख दीजिए, या तो साइमल्टेनियस इक्वेशन के फॉर्म में निकाल लीजिए, या तो 6 में से ये माइनस कर दीजिए। मैं यही माइनस कर देता हूं, ठीक है, मैं निकाल के रखा हूं। ये आ जाएगा आपका 260, क्योंकि इसमें देखिए एक पार्ट जो मैं पहले लिख दिया हूं, कहां, ये देखिए, ये एज पर द क्वेश्चन ये दिया हुआ है, बॉयज और जो फेल हो गए हैं वो कितने हैं, 88। बॉयज जो फेल हो गए हैं, बॉयज जो फेल हो गए हैं, ठीक है, बॉयज मतलब ए, और जो फेल हो गए हैं बीटा, तो ए बीटा यहां लिखा हुआ, ये 88 आ जाएगा। 348 से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। ये 195 आ जाएगा, और उसके बाद ये 57 आ जाएगा, 57 के बाद ये 252 आ जाएगा, और बीटा की वैल्यू आ जाएगी 600। इसकी वैल्यू आ रही 145, माइनस कर दीजिएगा। अब सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, क्लियर, समझ में आ गया। इसमें यूल कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन फॉर्मूला सबको मालूम है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, वैल्यू लिख रहा हूं, क्लियर। मेन डायगोनल 260 इंटू 57 माइनस 195 इंटू 88 और डिवाइडेड बाय 260 इंटू 57, सिर्फ प्लस साइन करना रहेगा, 195 इंटू 88, और ये रिजल्ट जो आ रहा है वो है माइनस 2340 डिवाइडेड बाय 31980, और इज इक्वल टू आ रहा है माइनस 0.073, ठीक। तो ये कौन सा वो हुआ, सबसे पहले आपको ये देखना है। तो पहला पॉइंट माइनस में है, मतलब ये नेगेटिव एसोसिएशन हो गया, डायरेक्शन में हो गया, और ये डिग्री में आपको देखना है, तो डिग्री में आपका लास्ट वाला क्या था, 0 to माइनस 0.25, इसके बीच में अगर होता है तो ये हमारे लिए लो नेगेटिव एसोसिएशन होता है। ये कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, हो सकता है कभी कभार मुझसे गलतियां हो जाए, तो अगर कोई गलती हो तो आप सुधार लें। मैं कहता चार्ट मैंने याद दिलाया, तो चार्ट के बीच में जो रहेगा उसमें आपको लेना है। चलिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ताकि फटाफट हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो पाए और ज्यादा क्वेश्चंस करा पाऊं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आप इजीली विदाउट ट्यूशन, अगर मेरे क्लासेस आप अटेंड करते हैं तो आपको ये बेनिफिट होगा कि विदाउट ट्यूशन आप लोग अपने कोर्स को पढ़ सकते हैं। चलिए, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो ऑफ अ रेगुलर प्लेयर्स among them according to age of complete years. Calculate coefficient of A between majority and playing habits, assuming that the majority is attained in 18 years. Majority और minority, ठीक है। मेजोरिटी का क्या मतलब है, जिनका साल बता रहा है, जिनका 18 साल से ज्यादा है। चलिए, तो डेटा मैं लिख देता हूं सबसे पहले, ताकि आपको फटाफट समझाया जा सके। एज दिया हुआ है, एज के बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और उसके बाद दिया है रेगुलर प्लेयर, रेगुलर प्लेयर, क्लियर। अब ये जो एज है 15 से लेके 20 तक है, ये 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20 साल दिया हुआ है, ठीक। इसमें आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो देखना है वो दिया है 250, 200 और साथ में 150 और 120, 180, ठीक है। अब रेगुलर प्लेयर जो दिया है वो दिया है 200, 150, 90, 48, 30 एंड 12। अब किसके किसके बीच में बोला है, मेजोरिटी, आपको क्या बोला है, मेजोरिटी एंड प्लेइंग हैबिट्स के बीच में पूछा है। तो ए आप तो मान लो डायरेक्ट, ए हो गया मेजोरिटी, मेजोरिटी, ठीक। इसका अपोजिट अल्फा, माइनॉरिटी, माइनॉरिटी। मेजोरिटी का क्या मतलब है, द एज ऑफ पर्सन मोर देन 18 एंड 18 ईयर्स, ठीक है। और अगर 18 साल से कम है उसको माइनॉरिटी, ठीक। और सेकेंड पॉइंट आपको क्या बोला है, प्लेइंग हैबिट्स, तो हम लोग बी मान लेते हैं, प्लेइंग हैबिट्स, प्लेइंग, ठीक। अब बीटा क्या हो जाएगा, नॉट प्लेइंग, नॉट प्लेइंग।
अब इंपॉर्टेंट ये है कि 18 साल से कम, मैं लिख के रखा हूं इसलिए पेज पे नहीं रखता। अब सबसे पहले मेजॉरिटी 18 साल से ज्यादा, देख लीजिए कितने, 18 साल मतलब यहां से यहां तक आपको कैलकुलेट करना होगा। तो आपके पास 18 साल से ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, सबसे पहले ये निकालने होंगे, ठीक है। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ ए, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 120 प्लस 100 प्लस 80, तो ये आपका हो गया 300, ठीक। माइनॉरिटी लेस देन ये, क्लियर, ये 17 साल, ये भी आ जाएगा। दैट मीन्स दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, से 250 200 प्लस 150 प्लस 150, कैसे 250 200 15 16 17, ठीक, ये 150, इसका सम कितना आ जाएगा, इसका सम आ जाएगा 600। अब साथ में अब आपको यह देखना है कि ये क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ दिस रेगुलर प्लेयर, ठीक है, रेगुलर प्लेयर बिलो 18 ईयर्स, अबाउ 18 ईयर्स, 18 एंड अबाउ 18, ठीक है। रेगुलर प्लेयर जिसकी प्लेइंग हैबिट्स है, ठीक है, और वो क्या है, मेजॉरिटी, मतलब 18 साल से ज्यादा, मतलब ए बी। आ रही बात समझ में, किस तरीके से पढ़ रहा हूं, देखिए ध्यान से। दिस वन फर्स्ट ऑफ ऑल 18 से, और ये 48 30 और 12 क्या है, तो ये है रेगुलर प्लेयर्स है, दिस इज द रेगुलर प्लेयर्स, मगर ये इनका एज क्या है, 18 या 18 से ज्यादा है। दैट मीन्स हमारा जब हम लोग पढ़ेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ रेगुलर प्लेयर्स आर इन मेजॉरिटी, तो मेजॉरिटी का मतलब क्या हो गया ये, और रेगुलर प्लेयर का मतलब प्लेइंग हैबिट्स जिनका है, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 48 प्लस 30 प्लस 12। अब मैं लिख नहीं रहा हूं, लिख के बोर हो गया हूं, तो इसलिए आपको सिर्फ ओरल समझा रहा हूं। ये सब को आप ऐड कर लोगे तो ये आपका ऐड करने से आपकी वैल्यू आ रही है 90। अगर आप बोलेंगे तो मैं लिख दूंगा, ठीक है, आप कैसे बोल सकते हैं, बिकॉज इट इज अ नॉट लाइव क्लास। उसके बाद जो ये बच जाता है, ये पोर्शन यहां से यहां तक, ऐसे बच्चे, ऐसे स्टूडेंट जिनका एज 18 से कम है मगर वो रेगुलर प्लेयर है, 18 से कम है मतलब अल्फा, मगर वो रेगुलर प्लेयर है मतलब बी अल्फा, राइट। बी अल्फा इज इक्वल्स टू 200 प्लस 150 प्लस 90, इसको अगर आप टोटल कर देते हैं तो ये रिजल्ट आ जाता है 440, ठीक है। बस अब आपको 9 वैल्यू टेबल बनानी है, उसमें वैल्यू पुट करनी है। ये 9 वैल्यू टेबल में बना देता हूं। मेरे ख्याल से आप लोगों को अब मेरे ख्याल से एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ए अल्फा एन, ए बी, बी अल्फा, ये तो बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा, बी बीटा, ए बीटा, अल्फा बीटा, क्या क्या वैल्यू आपको मालूम है। ए की वैल्यू 300 है, यहां लिख दीजिए, अल्फा की वैल्यू 600 है तो ये 900 आ गया, ठीक। ए बी की वैल्यू 90 है, यहां 90 लिख दीजिए तो ये आपका 210 आ जाएगा। बी अल्फा की वैल्यू आपका 440 है, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ रहा है आपका, मैं टोटल करना भूल गया हूं क्योंकि 440 इंटू 90 कर देंगे तो ये आपका 440 प्लस 90, ये आपका आ जाएगा 530, ठीक। सेम 600 में से 600 माइनस 440 कर देंगे, ये आ जाएगा 160, ठीक। 900 माइनस 530 कर देंगे तो ये हो जाएगा 370। अब यूल कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला आपको मालूम है, तो उसमें सिर्फ वैल्यू पुट करना है। मेन डायगोनल की वैल्यू देख लीजिए, 90 इंटू 160, 90 इंटू 160 माइनस 210 इंटू 440 और डिवाइडेड बाई, अगेन सेम रहेगा, सिर्फ आपको करना क्या है, साइन चेंज करना है, प्लस कर देना है, बाकी सेम रहेगा। और ये आ रहा है आपका वैल्यू माइनस 78,000, माइनस 78,000 डिवाइडेड बाई 1,06,800, 1,06,800, और ये आ रहा है रिजल्ट माइनस 0.73। तो या तो आप इसको हाई नेगेटिव एसोसिएशन मान सकते हैं,
या मॉडरेट, क्योंकि जो मॉडरेट का जो डिग्री मैंने आपको बताया था -0.252 टू -0.75, ठीक है। और वेरी हाई का, सिर्फ हाई, ये मॉडरेट का हो गया। हाई का मैंने बताया था -0.2 -0.90। तो इसको जनरली ये 0.73 को मॉडरेट में लिखने की बजाय आपको किस में लिखना चाहिए, हाई में लिखना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है कि आप ये बता सकते हैं कि अगर जिन बच्चों का एज 18 साल से कम है उनको खेलने की हैबिट्स ज्यादा होती है, और जैसे जैसे आप मेजोरिटी की ओर चले जाते हैं, मतलब अबाउ 18 और 18 से बढ़ जाते हैं, आपको रेगुलर प्लेयर होना, मतलब खेलना कूदना धीरे धीरे क्या हो जाता है, तो कम हो जाता है, ठीक है। आज की वीडियो को हम लोग यहीं एंड करेंगे, और हर वीडियो के समान मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में अगर आप वीडियो देखते हैं और वीडियो पसंद आता है तो आप जरूर कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा आपको। और मेरे वीडियो में एक खासियत है कि जो बच्चे कोचिंग नहीं जाते हैं उनके लिए आपको पूरा का पूरा सिलेबस एज इट इज मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो।